दीप, दो चीजें हैं। पहला, फाइनली अमेरिका वालों को ये समझ में आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हर चीज का एक दाम होता है और अगर उस दाम के हिसाब से उस चीज को खरीदा जाए तो बहुत अच्छा है। लाइफ टाइम हाई पर अगर आप बेस्ट से बेस्ट कंपनी खरीदेंगे तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, और सही भाव पर अगर एक खराब कंपनी भी, कम अच्छी कंपनी भी, खराब तो नहीं कहूंगा, कम अच्छी कंपनी भी खरीद लें तो उसमें पैसा जल्दी और ज्यादा बन सकता है। ये चीज कल समझ में आई अमेरिका में, खासतौर से नैस्डैक पे, जब आईटी शेयरों की वैल्यूएशंस को लेकर पहली बार चिंताएं बढ़ती हुई नजर आई कि अरे क्या बात है, आईटी शेयर बड़े महंगे हो गए, और कुछ ब्रोकरेजेस ने वहां के दिग्गज आईटी शेयरों को डाउनग्रेड किया कि भाई ये इतने महंगे वैल्यूएशन पर तो नहीं खरीदे जाएंगे। तो बस फिर क्या है, मतलब आप एकदम ऊंचाइयों पर हो और थोड़ा सा आपको हल्का सा धक्का लगे तो बैलेंस बिगड़ता है। वही नैस्डैक का बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखाया, और आप देखिए दिग्गज आईटी शेयर ज्यादा गिरे। डाउ में ऐसी कोई खास चिंता की बात नहीं थी, मतलब 35 पॉइंट डाउन नीचे बंद होना, लगातार 4 दिन रिकॉर्ड बनाने के बाद कोई ऐसी चिंता वाली बात वहां है नहीं। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि वहां पर भी इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का तो 3 दिनों से लगातार देख रहे हैं। पहले खतरा बढ़ा, दूसरे दिन खतरा कम हुआ, आज फिर खतरा बढ़ा। हो सकता है आज रात को जब कल हम फिर से लौटेंगे तो खतरा कम हो जाए। ये तो इन्फ्लेशन का तो मूड माहौल के साथ रोज बदलता है वहां का हाल, कि किसी दिन अचानक से उनको इकोनॉमिक रिकवरी मजबूत नजर आती है, किसी दिन खराब नजर आती है। बाजार के लिए बढ़ने घटने के अपने अपने कारण हैं। लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद अगर थोड़ा बहुत नीचे अमेरिकी बाजार बंद हो गए, और ऐसा कोई खास बुरे बंद नहीं हुए, डाउ को आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट ही नीचे आया है। 35,000 के लेवल पर 300 पॉइंट की क्या वैल्यू है, मुश्किल से 1% भी नहीं है। सो डाउ में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ जो नैस्डैक का करेक्शन वो सही भी है दीप, क्योंकि आप देखिए जिस वैल्यूएशन पर वहां के सारे आईटी शेयर, दिग्गज आईटी शेयर, चाहे वो अल्फाबेट, फेसबुक, गूगल, जो आप देख लें, जो जितने महंगे ट्रेड कर रहे हैं, अब किसी न किसी दिन तो किसी समझदार को समझ में आएगा कि भाई इस पर रिपोर्ट निकाली जाए, इसके टारगेट कम किए जाए, इस पर चिंताएं दी जाए। बस वही कुछ होता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है एक अच्छी तेजी के बाद जो करेक्शन होना चाहिए, उस करेक्शन का आपको जो ट्रिगर मिला है वो अर्निंग्स डाउनग्रेड या फिर इन कंपनियों की कमाई या वैल्यूएशन को लेकर जो चिंताएं बनी, तो पहला कारण तो वहां हो गया। दूसरा कारण जो था कि महंगाई बढ़ सकती है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस पर गौर ही नहीं करता। कोई कुछ नहीं, रोज एक दिन में महंगाई बढ़ती है, एक दिन में घटती है, एक दिन में जॉब्स आंकड़े बढ़ते हैं, एक दिन में खराब होते हैं। मतलब कभी इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर चिंता है, तो कभी इकोनॉमिक के मतलब कम होने पर, मतलब वहां वो कोई सस्टेनेबल रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी। लेकिन जो एक बड़ा कारण है दीप, जिस पर फोकस करना है, वो अमेरिका के बाहर का है, और वो है चीन का। कल चीन में जो हुआ वो बेहद इंटरेस्टिंग है। वहां के कमोडिटी मार्केट में जिस तरह से उन्होंने मार्जिन्स बढ़ाए हैं, ट्रेडिंग लिमिट्स कर्व की है, चीन को साफ नजर आ रहा है कि मेटल्स में स्पेशली जिस तरह से लगातार तेजी होती दिख रही है। 10% आयरन और, अरे ये कोई मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है कि आयरन और जैसी कमोडिटीज 10% बढ़ रही है एक एक दिन में। कमोडिटीज के दाम दुगुना हो गए कुछ हफ्तों में। सो वो जो स्पेकुलेशन चल रहा है चीन में कमोडिटी मार्केट को लेकर, और जो देखिए हर एक एसेट क्लास का बढ़ना अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स के लिए सबके अच्छी बात है, लेकिन बढ़ने की भी एक स्पीड होनी चाहिए। आप मतलब अनाप शनाप नहीं बढ़ सकते हैं, करेक्ट, और इतना फास्ट बढ़ना ये रीजनेबल नहीं है। सो वही वाली चीज हुई है कि अगर एक साथ 10% के ऊपरी सर्किट लग रहे हैं, तो फिर कल चाइना में जो वो डायलन करके जो इनका स्टॉक एक्सचेंज है, माफ कीजिएगा कमोडिटी एक्सचेंज है, उन्होंने कुछ नियम अपने कड़े किए हैं। आगे आने वाले कुछ महीनों की डिलीवरीज पर मार्जिन्स बढ़ाए हैं, ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस लगाए, और उस वजह से थोड़े से मेटल स्टॉक्स को कंट्रोल करने की कोशिश चाइना वालों की। तो मुझे लगता है हमारे लिए वो एक बड़ा संकेत है हमारे मेटल स्टॉक्स के लिहाज से, कि आज जो अच्छे खासे भागे हुए मेटल स्टॉक्स है उसमें करेक्शन आएगा। लेकिन करेक्शन आने में ऐसे कोई खास चिंता करने की, घबराने की जरूरत है नहीं। एक अच्छे रनअप के बाद किसी न किसी ऐसी, बाकी तो मेटल स्टॉक किसी से गिराए ना गिरे, आधा दिन का करेक्शन नहीं आता, तो अब करेक्शन के लिए आपको जो ट्रिगर चाहिए वो आपको कहीं बाहर के ही मिलेंगे, और आज वो ट्रिगर आपके लिए मेटल स्टॉक्स में, तो मेरे लिए सीमेंस गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स पर अभी फोकस है। इसके अलावा एमएससीआई का छमाही रिव्यू है, इस पर भी नजर है। 27 मई इसकी एडजस्टमेंट डेट है। इसके अलावा कल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, यूपीएल, एशियन पेंट्स, निफ्टी स्पेस में टाटा पावर, वोल्टास, पिडिलाइट, लुपिन, जेएसपीएल, अपोलो टायर्स वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल बुधवार के दिन ही हो जाएगी, क्योंकि गुरुवार के दिन भारतीय बाजार की छुट्टी है। मार्च आईआईपी, अप्रैल सीपीआई
एमएससीआई के डेटा भी कल आते हुए दिखेंगे। वहीं एसआईएस का 18,18,000 शेयरों का बायबैक खुलता हुआ दिखेगा। 550 रुपए प्रति शेयर इसकी प्राइस तय की गई है। स्पार्क इक्विटी वारंट के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। एनसीएल इंडस्ट्रीज पर फोकस रखिएगा। 1.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी कल। वहीं रिलायंस पार्टली पेड शेयरों की पहली किश्त के लिए 12 तारीख यानी कि कल का दिन रिकॉर्ड डेट तय की गई है। गुरुवार के दिन नतीजे वायदा बाजार पर वेदांता, एम्फासिस और पिरामल एंटरप्राइजेस के आते हुए दिखेंगे। तो साथ ही ईद के त्योहार पर भारतीय बाजार इस दिन बंद रहेंगे। कैप्टन दीपांशु, सबसे पहले जो नंबर्स अभी तक आते हुए दिखे हैं बाजार खुलने के बाद, उस पर नजर डालिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया इनलाइन नंबर्स यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। कंसो आय जो है वो करीब 600 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ पर, साथ ही कंपनी का जो मार्जिन है वो 16.7 से बढ़कर 25.3% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी के मुनाफे में भी हमें 92 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ का मुनाफा आता हुआ नजर आया है। फर्स्ट सोर्स नंबर्स मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आय है 1365 करोड़ से बढ़कर 1462 करोड़ पर आया है। और कंपनी की मार्जिन भी 11.6% से बढ़कर 12.3% हुई। हालांकि कंपनी का जो मुनाफा है वो 121 करोड़ से घटकर 46 करोड़ पर आया है, जिसमें 110 करोड़ का एक मुश्त घाटा भी मौजूद है। इसके अलावा कुछ एक खबरें हैं जहां पर हमें नजर रखनी है, जिसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर खबर आई है कि ये अपना जो म्यूचुअल फंड कारोबार है 175 करोड़ में ग्रो जो कंपनी है ग्रो ग्रुप को वो ये बेचेंगे। और अब रियल एस्टेट एसेट मैनेजमेंट पर अब कंपनी का पूरा फोकस रहेगा। कैडिला हेल्थ केयर को लेकर भी खबर है कुछ एजेंसीज के हवाले से। इन्होंने कोरोना मरीजों के लिए वेराफिन नामक एक दवा लॉन्च की है और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो 11,995 रुपए प्रति डोज है। और इसके इस्तेमाल से जो ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है वो कम होती हुई नजर आएगी, ऐसा ये खबर आ रही है कैडिला हेल्थ केयर के लिए। यूपीएल यहां पर चावल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले फ्लोरीपिरामिन नामक जो केमिकल है उसको इस्तेमाल उसके लिए इन्होंने करार किया है एक जापानीज कंपनी के साथ, तो इस वजह से भी ये फोकस में है। और रुचि सोया में जो पतंजलि का बेकरी कारोबार है ये 60 करोड़ रुपए में खरीदते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, आपको हम बता दें। और टाटा मोटर्स यहां पर जो सीसीआई की जो प्रोबिंग चल रही है अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही थी, उस खबर पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है और वो ये कह रहे हैं कि सीसीआई ने मामलों में अभी तक अंतिम आदेश नहीं दिया है। ये प्राइमा फेसी जो है इन्वेस्टिगेशंस अभी इसमें चल रही है। तो ये अपडेट टाटा मोटर्स के लिए आती हुई दिखी है। और अंत में कुछ एक ब्लॉक डील्स हैं मेरे पास, जहां पर पीएनबी 51 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं 33.9 से 34.85 रुपीस प्रति शेयर के बीच। साथ ही बीएचईएल लगातार सुबह से फोकस में बना हुआ है और यहां पर अब तो ऑलमोस्ट 1.42 करोड़ शेयर्स जो हैं यहां पर सौदे हो गए हैं। और प्राइसिंग भी काफी वेरियस रेंज में है 65 से 71.4 के बीच में। और ट्राइडेंट 21 लाख शेयरों के यहां पर भी सौदे होते हुए दिखे 18.3 से 18.35 पर। और अंत में केपीआईटी टेक 27 लाख शेयरों के सौदे हुआ है करीब 205 रुपए प्रति शेयर के भाव पर।